अगला जो इसका कार्य है वह है राज्यपाल द्वारा महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर उसे सलाह देना। भाषा देखेंगे, राज्यपाल द्वारा महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर सलाह देना। स्पष्ट है, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। सलाह कौन देता है? मंत्रिपरिषद। किसके माध्यम से? मुख्यमंत्री के माध्यम से। और ये सलाह राज्यपाल के लिए बाध्य है कि वह उसका अनुपालन परिपालन करे। दूसरे शब्दों में मंत्रिपरिषद का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है विभिन्न उच्च पदों पर, राज्य संबंधी पदों पर राज्य संबंधी पदों पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की सूची का चयन करना, योग्य व्यक्तियों की सूची का चयन करना और उसे राज्यपाल को नियुक्ति के लिए प्रेषित करना। इसके बाद सदन के अंदर विधानमंडल के सदस्यों द्वारा सवाल जवाब जो होते हैं, शून्य काल में, प्रश्नोत्तर काल में और अन्य समय में जो मंत्रियों जो सदस्यों के सवाल जवाब हैं, चाहे वे बहुमत दल के सदस्य हों या विरोधी दल के सदस्य हों, इनका जवाब देना। क्योंकि ये सवाल जवाब करते हुए ये लोग जनता की आवाज़ को विधानसभा में उठाते हैं, जनता के प्रश्नों को, जनता के कौतूहल को मंत्रिपरिषद के सामने सदन के माध्यम से उठाते हैं। और ऐसा करते हुए ये अपेक्षा होती है कि मंत्रिपरिषद जनता की आवाज़ को संतुष्ट करने का भरसक प्रयास करेगी, सही उत्तर देते हुए। तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल में सदन में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिमंडल का होता है। और उसके बाद राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह देने का काम मंत्रिपरिषद करती है। किसी कारण से विधानसभा को यदि भंग करना है, जब विधानसभा अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करती है तो उसके पहले भी उसे भंग करने की आधिकारिक घोषणा करना आवश्यक होता है। ये घोषणा करने का कार्य राज्यपाल का, पर कब घोषणा करेगा और किस तारीख से भंग मानी जाएगी, इसकी सूचना देने का कार्य मंत्रिपरिषद का है राज्यपाल को। और अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि बहुमत ना होने की स्थिति में या कुछ अन्य स्थितियों में राज्य की विधानसभा को कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही भंग करने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में भी मंत्रिपरिषद का ही परामर्श राज्यपाल को पहुंचता है, जिसके आधार पर राज्यपाल विधानसभा को भंग करते हैं। और अंतिम जो शक्ति है वह है राजकोष के ऊपर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद का ही पूरा नियंत्रण रहता है राजकोष पर, स्टेट ट्रेजरी पर, स्टेट एक्सचेकर पर। इस प्रकार हमने मंत्रिपरिषद की शक्तियों को त्वरित गति से देख लिया, क्योंकि यही शक्तियां कमोबेश केंद्र के मंत्रिपरिषद की भी हैं। तो हमने शक्तियों को समझने के बाद अब हम आते हैं एक दूसरे विषय पर। इस अध्याय का मुद्दा है सरकार के उस अंग का अध्ययन जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, जिसका काम है सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करना। सरकार से मतलब है यहाँ विधायिका या व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका द्वारा दिए गए निर्णय योजनाओं को लागू करने का कार्य कार्यपालिका का है। कार्यपालिका के 2 अंगों के बारे में हमने चर्चा की थी, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका और एक गैर राजनीतिक कार्यपालिका। अभी तक जो हमने बातें की, जिन पदों के बारे में बातें की, ये सब राजनीतिक कार्यपालिका के हिस्से थे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उनका मंत्रिपरिषद हो, या राज्य के स्तर पे राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो और उनका मंत्रिपरिषद हो, या संसद हो और विधानसभा हो। ये राजनीतिक कार्यपालिका हो। संसद और विधानमंडल ये कार्यपालिका में नहीं आते, ये व्यवस्थापिका में आते हैं। अब हम आते हैं उन 2 शब्दों पर जिसका मैंने पूर्व में जिक्र किया, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट। इन दोनों में क्या अंतर है?
मंत्रियों के रैंक का जिक्र करते हुए मैंने कुछ बातें बताई, उन्हीं को संक्षिप्त में यहाँ पुनः दोहरा देता हूँ। पहला, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सब लोग आते हैं। इन सब के समूह को मंत्रिपरिषद कहते हैं। दूसरी ओर मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। केवल कैबिनेट मंत्रियों का ही समूह मंत्रिमंडल कहलाता है। दूसरा अंतर स्पष्ट है। आकार की बात करें तो मंत्रिपरिषद बड़ा होगा क्योंकि उसमें सभी रैंक के मंत्री हैं, और मंत्रिमंडल छोटा होगा क्योंकि उसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। तीसरा, महत्व की दृष्टि से यदि बात करें तो मंत्रिपरिषद आकार में बड़ा होता हुआ भी कम महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल इज ऑल पावरफुल। महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल बहुत ताकतवर है। देश के शासन संचालन, महत्वपूर्ण नीति निर्धारण, इन सब में मंत्रिमंडल रहता है। बाकी जो रैंक हैं वे लोग सहायक के रूप में हैं। चौथा अंतर, मंत्रिपरिषद में कम महत्व के विभाग भी बहुत रहते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल महत्वपूर्ण विभाग रहते हैं। जैसा मैंने बताया, बड़े महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष ही कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जब मंत्रिपरिषद की बैठक होती है तो सारे मंत्री बैठते हैं, और जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। पर क्या केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं इसका मतलब यह है कि मंत्रिमंडल की बैठक में सभी विभागों का प्रतिनिधित्व हो? नहीं। मैंने आपको बताया कई विभाग ऐसे होते हैं जिसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट को स्वतंत्र प्रभार के रूप में मुखिया बना दिया जाता है। ऐसे विभागों का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में नहीं होता। छोटे विभाग, कम महत्वपूर्ण विभाग, इनका प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में नहीं रहता। हाँ, मंत्रिमंडल की बैठकों में कभी इनमें से किसी छोटे या कम महत्वपूर्ण विभाग के विषय में कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो तो उस विभाग से संबंधित मंत्री को विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्रिमंडल की बैठक में बुलाया जा सकता है। इस प्रकार अब हमने दोनों में अंतर समझ लिया। एक को दी कैबिनेट कहते हैं और एक को मंत्रिपरिषद। याद रखें, दी कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल। केवल कैबिनेट यदि बोलेंगे तो मंत्रिमंडल, और नहीं तो कैबिनेट मंत्री बोलेंगे तो सर्वोच्च रैंक। तो इस प्रकार कैबिनेट शब्द के दो अर्थ में यहाँ पर उपयोग होता है। एक तो कैबिनेट का अर्थ होता है मंत्रिमंडल, और दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर अर्थात अध्यक्ष, सर्वोच्च रैंक मंत्री का। अब हम आते हैं मंत्रिमंडल की या मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ और कार्य। मंत्रिपरिषद की विशेषता, खासियत क्या है? पहला, राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्राप्त हैं उसका वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद ही करती है, इसलिए मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका। ये पहला हो गया, पहली खासियत। दूसरी खासियत, लोकसभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत है उस दल के नेता को ही राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित किया जाता है, और उसी दल से प्रधानमंत्री परिषद के सदस्यों का चयन करता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में कितना तालमेल। लोकसभा में जिस दल को बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा आमंत्रण प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री बहुमत दल से ही अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन करता है। यह होगी उसकी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता कि मंत्रिपरिषद जो है वह सामूहिक रूप से अपने कार्य के लिए जिम्मेदार है। इसके मायने क्या? एक उदाहरण लो। आप फुटबॉल टीम के सदस्य हैं। एक मैदान में 11 लोग फुटबॉल खेलते हैं। दुर्भाग्य से ऐसा होता है कि आपकी टीम हार गई।
टीम की पराजय का जिम्मेदार कौन? कप्तान अकेला, या लेफ्ट बैक, या राइट बैक, या फॉरवर्ड? कौन? और या पूरी टीम? निश्चित रूप से आपका उत्तर होगा एक अच्छे विद्यार्थी के नाते, एक अच्छे खिलाड़ी के नाते, कि पूरी टीम पराजय के लिए जिम्मेदार है। उसी प्रकार देश के संचालन के लिए प्रधानमंत्री अकेला जिम्मेदार नहीं, वित्त मंत्री अकेला जिम्मेदार नहीं, शिक्षा मंत्री अकेला जिम्मेदार नहीं, विदेश मंत्री अकेला जिम्मेदार नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से जिम्मेदार। एक स्थिति स्पष्ट हो गई आपको। दूसरा, यदि कहीं पराजय हुई आपके टीम की, तो क्या कप्तान स्वयं पे जिम्मेदारी लेके वो अकेला इस्तीफा दे और टीम से बाहर हो जाए, और बाकी लोग जिन्होंने हो सकता है वास्तव में जो लोग जिम्मेदार रहे हों पराजय के लिए, वो टीम में बने रहेंगे? ये उचित है? नहीं। तो ऐसी स्थिति में सभी लोग इस्तीफा देते हैं, वो टीम से सभी लोग इस्तीफा देते हैं, पराजय की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए। ऐसा यहाँ भी होता है। यदि किसी स्थिति में मंत्रिपरिषद का कोई प्रस्ताव संसद में पारित नहीं होता, या किसी स्थिति में कुछ ऐसी घटना दुर्घटना हो जाती है जिसमें जो किसी एक मंत्री के विभाग से संबंधित है, तो वह मंत्री उस घटना दुर्घटना के लिए अकेला जिम्मेदार नहीं माना जाता। किसी विधेयक के अनुमोदित न होने का पूरा ठेकरा उस एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता, इसके लिए पूरा मंत्रिमंडल जिम्मेदार होता है। और किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। सभी लोग लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, क्योंकि लोकसभा में उनके दल का बहुमत है, जिसके कारण ये मंत्रिमंडल के सदस्य सत्ता में बने हुए हैं और मंत्री बने हैं। तो इसलिए ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और वह भी सामूहिक रूप से, अकेले नहीं। अब हम आते हैं स्थायी कार्यपालिका, गैर राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में कुछ समझाने के लिए। इस अध्ययन के दौरान मैंने एक बार जिक्र किया था कि हर विभाग में मंत्रियों के विभिन्न रैंक होते हैं, लेकिन ये जो मंत्री होते हैं, चाहे वे कैबिनेट मंत्री हों या राज्य मंत्री हों या उप मंत्री हों या संसदीय सचिव हों, ये पद अस्थायी हैं। चुनाव के बाद ये बदलते हैं। प्रधानमंत्री के विवेक पर या मुख्यमंत्री के विवेक पर ये बदल सकते हैं। लेकिन विभाग में नीतियों की स्थिरता रहे, विभाग में सूचनाओं की स्थिरता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हर विभाग में कुछ स्थायी कर्मचारी भी हों, जिन्हें हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहते हैं। तो अब हम उन स्थायी कर्मचारियों की ओर जाते हैं, जिसे हम स्थायी कार्यपालिका कहेंगे। और स्थायी कार्यपालिका के लिए एक शब्द है नौकरशाही। नौकरशाही अर्थात ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी के मायने क्या हैं? ब्यूरोक्रेसी के मायने आप देखेंगे, नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेट्स, इसकी स्पेलिंग पर एक बार जरूर नज़र रखें, क्योंकि शब्द को आप बार बार अपने डे टू डे लाइफ में देखेंगे, तो ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग आपको जानना आवश्यक है। तो अब ये स्थायी कार्यपालिका क्या है? हम शुरू में ही जान चुके हैं कि लोकतांत्रिक देश में दो तरह की कार्यपालिका होती है। राजनीतिक कार्यपालिका के निर्णयों को लागू करने का काम ये नौकरशाही करती है, स्थायी कार्यपालिका करती है। और चूंकि इसके एम्प्लॉयज़, स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आने वाले लोग केवल रिटायर होने पर ही अपने कार्यों से हटते हैं, इसलिए इसे स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में ये लोग काम करते हैं, प्रशिक्षित होते हैं उसी क्षेत्र के लिए। इन प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारियों के बल पर ही नीतियों को बनाने का काम और
उसे लागू करने के काम में मंत्रियों को सहयोग करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की कि अधिकारी लोग जो होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, अधिकारी लोग जो होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपने क्षेत्र में। अपनी सततता, नौकरी की सततता के कारण लंबे काल तक किसी एक क्षेत्र में कार्य करते हुए ये अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हो जाते हैं, प्रवीण हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं, प्रशिक्षित हो जाते हैं, आदि आदि। और इसीलिए जो राजनीतिक जो कार्यपालिका है वो काफ़ी हद तक स्थायी कार्यपालिका पर निर्भर रहती है, योजना के क्रियान्वयन में, नीतियों के परिपालन में, आदि आदि। लोकतंत्र में जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो चुने गए हैं, चाहे सदन में हो, उच्च सदन में या केंद्रीय सदन में या राज्य के सदनों में, और मंत्रीगण जो होते हैं वो सरकार के प्रभारी होते हैं। प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ राजनीतिक कार्यपालिका जो है वो एक तरीके से प्रभारी का काम करती है, एक तरीके से सुपरविजन का काम करती है। संसदीय शासन की बात करें तो संसदीय शासन में विधायिका जो है, व्यवहारिका जो है, व्यवस्थापिका, विधायिका बोलें या व्यवस्थापिका बोलें, ये प्रशासन को नियंत्रित करती है, कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। अब विधायिका और कार्यपालिका में क्या संबंध है? वैसे तो हमने समझ लिया होगा अच्छी तरह, लेकिन एक बार पुनः यहाँ थोड़ा देखें कि विधायिका और कार्यपालिका में बहुत गहन संबंध है। कार्यपालिका में के दो भाग हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और व्यावहारिक, या जिसे हम कह सकते हैं स्थायी कार्यपालिका। ये राजनीतिक कार्यपालिका के जो भी सदस्य हैं उन्हें विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य है, और यदि किसी कारणवश ये लोग राजनीतिक कार्यपालिका में आ गए हैं और विधायिका के सदस्य नहीं हैं तो 6 माह के अंदर इन्हें विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य है, अन्यथा वे पद से हट जाते हैं। और विधायिका के सदस्य के मतलब क्या? लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य केंद्र में, और विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य राज्य की स्थिति में। ये बहुत निकट का संबंध है, और इस संबंध के कारण ही हम कह सकते हैं कि विधायिका जो है वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। ये मंत्री की जिम्मेदारी है कि वो प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे, अर्थात राजनीतिक कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कि वह स्थायी कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखे। अर्थात मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने अंतर्गत आने वाली नौकरशाही पर नियंत्रण रखे। अब आप समझ गए हैं स्पष्ट कि राजनीतिक कार्यपालिका का कार्य है नियंत्रण, सुपरविजन। किन पर? स्थायी कार्यपालिका के सदस्यों पर, अर्थात गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर। भारत में एक बड़ी ट्रेंड, दक्ष और प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, बड़ी विशाल, लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑयल्ड। नौकरशाही से अपेक्षा की जाती है कि वो राजनीतिक रूप से तटस्थ रहे। जब राजनीतिक कार्यपालिका है उसके नीचे यदि नौकरशाही है तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि नौकरशाही किसी तरीके से भी अपने को राजनीति से न जोड़े। उससे अपेक्षा है कि वह इन राजनीतिक कार्यपालिका से दूर रहे, और दूर का अर्थ ये नहीं शारीरिक रूप से या फिजिकल रूप से दूर रहे, दूर का अर्थ ये है तटस्थ रहे। हर राजनीतिक दल के अपने विचार होते हैं, अपनी नीतियां होती हैं, अपना झुकाव होता है, अपनी रुचि होती है, और राजनीतिक दल जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे उनके वोट बैंक की भावना रहती है। उसको सोचकर राजनीतिक दल अपने निर्णय लेते हैं, उसको सोचकर राजनीतिक कार्यपालिका निर्णय लेती है।
और अपने हित में, अपने वोट बैंक के हित में जो वो समुचित समझती है, उन योजनाओं को वह स्थायी कार्यपालिका के माध्यम से लागू करवाती है। और स्थायी कार्यपालिका के लिए यह अति आवश्यक है कि वह राजनीतिक कार्यपालिका किसी भी दल की हो, उसका शब्द ब शब्द पालन करे। इसीलिए कहते हैं कि स्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक गतिविधियों से तटस्थ रहना जरूरी है। उनसे अपेक्षा है कि वे राजनीतिक रूप से राजनीति से दूर रहें। इसका मतलब ये हुआ कि नौकरशाही जो है, स्थायी कार्यपालिका जो है, वह नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का ना कोई समर्थन करे, न राजनीतिक दृष्टिकोण से उसे ना देखे। दल को क्या फायदा होगा, इस नजरिए से स्थायी कार्यपालिका के सदस्यों के कार्य नहीं होने चाहिए। प्रजातंत्र में संभव है कि कोई पार्टी चुनाव हार जाए और नई सरकार जो है वो पिछली सरकार की नीतियों से पलट नई नीतियां बनाना चाहे। ऐसी स्थिति में क्या होगा? सरकार बदली, दल बदला, नीतियां बदली। कल्पना करिए, एक क्षेत्र में तय हुआ था कि यहाँ पर इस क्षेत्र में बहुत बड़ा बांध बनाया जाएगा या इस क्षेत्र में बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट डाला जाएगा। अब सरकार बदली, दल बदला। अब नई नीति के तहत नए दल ने तय किया कि इस क्षेत्र में रेलवे प्रोजेक्ट नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में स्थायी कार्यपालिका के नौकरशाही की क्या भूमिका है? क्या वह किसी एक दल का पक्ष लेना उसके लिए उचित होगा कि पिछली सरकार का पक्ष लेना या नई सरकार का पक्ष लेना या विरोध करना? नहीं, उसे इस मामले में तटस्थ रहना है। उसका तो कार्य है जो भी सरकार हो, जिस दल की भी हो, उसके द्वारा लिए गए निर्णय को पूर्ण रूपेण लागू करना। उस पर प्रश्न उठाने का काम नौकरशाही का नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की ये जिम्मेदारी हो जाती कि वह नई सरकार को अपनी नीति बनाने और लागू करने में मदद करे और पुरानी सरकार की नीतियां और उस पर किसी तरह की टीका टिप्पणी किए बिना अपना कार्य जारी रखे। ये नौकरशाही से उम्मीद है। नौकरशाही का अर्थ मैं फिर बता दूं, सारे सरकारी अधिकारी, सारे सरकारी कर्मचारी, सारा सरकारी अमला जिनकी नियुक्ति होती है चुनाव नहीं, उन्हें हम कहते हैं स्थायी कार्यपालिका। वर्तमान में भारतीय नौकरशाही में हम अखिल भारतीय सेवाओं को गिनते हैं, प्रांतीय सेवाएं आती हैं जिसे पीएससी के माध्यम से लिया जाता है, स्थानीय सरकारें, उनके जो कर्मचारी हैं, और अन्य जो उपक्रम हैं। उपक्रम से अर्थात क्या? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, एनटीपीसी, ये सब उपक्रम कहलाते हैं। इन उपक्रमों के तकनीकी और प्रबंधकीय अधिकारी, मैनेजरियल और टेक्निकल जो ऑफिसर्स हैं, ये सब आते हैं भारतीय नौकरशाही में। शुरुआत देखिए कहाँ से? अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं का अर्थ क्या है? जिसमें आता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस IFS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS, और ऐसा करते हुए अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या कुल 30 के आसपास है। इन 30 सेवाओं में कार्य करने वाले अधिकारी PSC के माध्यम से, राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित हुए डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, सब डिवीजन ऑफिसर, ADM, SDM आदि आदि, और पब्लिक सेक्टर, इसके लोग कुल मिलाकर नौकरशाही बनते हैं। ट्रेंड और दक्ष कुशल लोग। प्रशासनिक महत्व जो मशीनरी है, इसको महत्व को जानने के कारण जो हमारी जो संविधान सभा थी, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, संविधान निर्मात्री सभा ने भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों के चुनाव की जिम्मेदारी
संघ लोक सेवा आयोग को दी। ये आपको समझना जरूरी है कि आखिर संघ लोक सेवा आयोग का औचित्य क्या है। केवल यही कि ऐसे ट्रेंड लोगों की टीम पूल तैयार करने का काम, उनको चयन करने का काम, उनको शिक्षित करने का काम और उनको पदस्थ करने का काम किसी एक संस्था के मातहत किया जाए। उस संस्था का नाम दिया है संघ लोक सेवा आयोग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका कार्यालय दिल्ली में है। तो संघ लोक सेवा आयोग के पास अखिल भारतीय सेवाओं की जिम्मेदारी है और राज्य लोक सेवा आयोग के पास राज्य सेवाओं की जिम्मेदारी है। राज्यों के लिए हर राज्य की पृथक लोक सेवा आयोग होती है जो परीक्षाएं संचालित करती है और विभिन्न जरियों के माध्यम से कुशल अधिकारियों का चयन करते हुए सुनिश्चित करती है कि जो स्थायी कार्यपालिका है वह एक जिम्मेदार कार्यपालिका बने, दक्षता और योग्यता के साथ समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले। उसके लिए आरक्षण का प्रावधान है और दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और उस क्षेत्र के लोगों के लिए इस आरक्षण के प्रावधान के साथ ये सुनिश्चित किया गया है कि राज्य जो है और केंद्र की सेवाएं जो हैं उसमें समाज के सभी तबके उचित स्थान पा सकें। तो आपको ये समझना जरूरी है कि नौकरशाही अर्थात स्थायी कार्यपालिका, नौकरशाही अर्थात इन लोगों के, इन परीक्षाओं के जरिए चुने गए लोग या इन पदों पर नियुक्त लोग, और नौकरशाही अर्थात वे लोग जो राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत कार्य करते हुए स्थायी रूप से नौकरी में सेवा देते रहते हैं।